बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय HR के और यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स में से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो ऐसे चार्जेस जो एक दूसरे से अपोजिट हों, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है और उनके दरमियान डिस्टेंस d मौजूद है, इन दोनों की वजह से जो कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? द कन्फिग्रेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, प्लस क्यू भी नेगेटिव क्यू भी, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस और उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस है d, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या हुआ कि हमारे पास दो चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन नेचर में एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट। अब इन दोनों चार्जेस को अगर हम देखें गौर से तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के सेम थे लेकिन नेचर में अपोजिट थे। तो ओवरऑल अगर हम इनकी बात करें तो ओवरऑल जो है ये डाइपोल ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, नेगेटिव चार्ज है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी एक पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट करना चाहें तो हमें पॉजिटिव का इफ़ेक्ट भी आएगा, हमें नेगेटिव का इफ़ेक्ट भी आएगा। तो ओवरऑल ये क्या है? न्यूट्रल। लेकिन जब हम किसी पॉइंट पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज़ जिनको हमने अपोजिटली चार्ज किया हो, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस है d, हैव नेट चार्ज ज़ीरो। अब इन दोनों का नेट चार्ज क्या है? ज़ीरो। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम थे बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी। तो ये दोनों कंबाइन इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इस टॉपिक में एक टर्म यूज़ की जाती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होती है? ये चार्जेस और इन चार्जेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। उसे हम P से लिखते हैं, P इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू जो होगा वो चार्ज है, चार्ज दोनों पे सेम है तो उसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जितना दोनों के दरमियान डिस्टेंस d मौजूद है। अगर यूनिट्स की बात करें तो चार्ज का यूनिट कूलम आएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या आ जाता है? मीटर्स में। अब इसी को डाइपोल मोमेंट को हम स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल भी कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे, जब हम किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है। तो अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लें कि डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या बताती है, किसी भी डाइपोल में कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है। अब जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जब डायरेक्शन की हम बात करें कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल की डायरेक्शन हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो की हुई है। अब हमारा जो असल काम हमारा है कि हमने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक इधर है एक इधर है, किसी भी एक पॉइंट P पर हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे क्या बन रही है। वी विल नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइपोल। अब हम क्या करेंगे कि इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर बन रही होगी, हम अब उसे देखते हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर फिगर में हम देखें तो ये होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d के साथ यहाँ पे शो किया गया। हमने क्या करना है, ये जितनी इसकी लेंथ बन रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके यहाँ पर पॉइंट P जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये वर्ड जो यूज़ किया गया बाइसेक्ट कहते हैं वो वाली लाइन जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उस लाइन से दूसरी लाइन का जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री का एंगल। ऐसी 90 डिग्री एंगल वाली लाइन जो जिस सतह पे पड़ रही है उसको दो प्रॉपर हिस्सों में डिवाइड कर दे। अब प्रॉपर हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि जितना इफ़ेक्ट अब इस पॉजिटिव की वजह से आएगा उतना ही इफ़ेक्ट इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डाइपोल को जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव चार्ज भी है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक पॉइंट P है जो इससे भी इक्वल लेंथ पे, इससे भी इक्वल लेंथ के डिस्टेंस पर मौजूद है,
यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से कंबाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। और दूसरा, हम चूँकि 2 बुक्स फॉलो कर रहे हैं, इन बुक्स में जो एक्सिस यूज़ किए गए हैं उसने ये वाला जो एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस का नाम दिया है, और जो वर्टिकल है उसे उसने जी एक्सिस का नाम दिया है। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, वाई एक्स हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो फाइनल आंसर आएगा उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला है जी एक्सिस। अब जो ये वाली लाइन है, इस लाइन ने क्या किया है, इस डी को 2 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ देखें तो वो किसके इक्वल आएगी, d/2। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखें वो भी किसके इक्वल आएगी, d/2 के। और उसके साथ साथ यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस है उसको हमने r का नाम दिया। अब ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, क्योंकि वो जो लाइन कट कर रही थी वो उसके बिल्कुल मिड में थी। तो मिड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम आएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला जो पॉइंट है P, यहाँ से वो जो परपेंडिकुलर लेंथ है उस डिस्टेंस को हमने x का नाम दे दिया। ये x एक्सिस है, लेकिन हमने P से लेके वो D तक का जो डिस्टेंस आ रहा था उसको हमने x का नाम दिया हुआ है। अब अगर देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये वाला चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है, तो ये वाला और ये वाला आपस में रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज सीधा यहाँ से इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दूसरे अगर बात करें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉइंट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से वो जो चार्ज है वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एरो के साथ शो किया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको ई पॉजिटिव का नाम दिया। वो क्या है, वो उससे अपोजिट यानी आगे की तरफ जा रही है। और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है, उसे हमने ई नेगेटिव का नाम दिया। अब यहाँ पर जो चीज़ नोट करने वाली है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स थी वो सेम थी, यानी इन दोनों के ऊपर चार्ज और उसकी मैग्नीट्यूड वो दोनों के आपस में सेम। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ेक्ट इसका होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट इसका होगा, लेकिन नेचर दोनों की क्या होगी, अपोजिट। अब ये देखें, ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से उसी के डायरेक्शन में वापस आ रहा है। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, एक वेक्टर के ऊपर जब दूसरे वेक्टर को ड्रा करते हैं तो पहला वेक्टर ये, जब इस वेक्टर को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, नीचे की तरफ। अगर हम इस वेक्टर को जो ई माइनस है यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएँ, तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ड्यू टू ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से नीचे की तरफ। अब जो सारी बातें जो मैंने यहाँ पे बयान की हैं वो सारी की सारी बुक्स में भी मौजूद हैं। ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बात की गई है कि जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, वो ड्यू टू ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों की वजह से होगी। और चूँकि दोनों के ऊपर चार्जेस सेम थे, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस विल बी ई पॉजिटिव या ई नेगेटिव, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। या अब ये जो आर स्क्वायर है, यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, इसको हमने कैसे निकाला है। अब देखें, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमारा आ रहा है यहाँ पे, हमने आर स्क्वायर की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर यूज़ किया है। इसको हमने कैसे यूज़ किया, अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन इस तरफ आ रही है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको थीटा, इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज से लाइन आ रही थी वो भी एंगल बनेगा थीटा। ये वाला एंगल इधर भी 90 का है, ये वाला एंगल नीचे भी 90 का आ रहा है। अगर हम इस फिगर को ऐसे देखें, अगर हम इस तरह से बात करें, हम सिर्फ इस पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर सेम रहेगा, अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर भी आंसर सेम रहता है। तो हम ये ऊपर वाली ट्रायंगल इसकी बात करते हैं। इस ट्रायंगल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस ट्रायंगल में से जब हमने आर निकालना हो, तो आर निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। उसकी क्या होती है कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसी को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज आर के इक्वल,
ये परपेंडिकुलर x के इक्वल और जो बेस है वो d/2 के इक्वल है। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए कि जिस तरह आपको समझना आसान हो, उसी को 90 के एंगल पे मैंने रोटेट किया हुआ है। 90 के एंगल पे जब रोटेट करेंगे तो एंगल थीटा यहाँ पे होगा, 90 का एंगल यहाँ पे आ गया। अब देखें ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से आपके लिए समझना क्या हो गया, आसान हो गया। तो जब हम r को निकालेंगे, r के स्क्वायर को, वो इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एक्सिस कौन कौन से हैं। एक एक्सिस का कंपोनेंट है x वाला, दूसरा हमारा एक्सिस का कंपोनेंट है z वाला। अब यहाँ पर e पॉजिटिव इस तरफ था, e नेगेटिव इस तरफ था, और ओवरऑल जो उनका रिजल्टेंट है e वो नीचे की तरफ है। हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से फील्ड बन रही है, उसकी फील्ड में कितना x कंपोनेंट आ रहा है और कितना z कंपोनेंट। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ओवरऑल जो फील्ड बन रही है इस पॉइंट P के ऊपर, उसमें कितना x एक्सिस का कंपोनेंट शामिल है और कितने ये z एक्सिस के कंपोनेंट यहाँ पे शामिल हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ये देखें तो ये e पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ, और e नेगेटिव की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ से इस तरफ, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर हम e पॉजिटिव को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, यहाँ पर जो e पॉजिटिव है उसकी डायरेक्शन यहाँ से नीचे की तरफ, और जो परपेंडिकुलर के साथ उसका एंगल बन रहा था वो एंगल थीटा हमने यहाँ पे शो कर ली। अब अगर हम इस एंगल का, अब अगर हम इस e पॉजिटिव के कंपोनेंट्स बनाएं परपेंडिकुलर, तो वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, यहाँ से नीचे फिर यहाँ से इधर। इसी तरह से हमने क्या किया, उसको ये ऐसे शो कर दिया और इसको हमने ये ऐसे शो कर दिया। यानी एक कंपोनेंट उसका ये आ जाएगा वर्टिकल, दूसरा कंपोनेंट उसका ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। हमने e पॉजिटिव के दो कंपोनेंट्स निकाल लिए, एक परपेंडिकुलर एक और हॉरिजॉन्टल। अब ये जो e cos थीटा e sin थीटा लिखा है, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, मैं इसका समझाता हूँ आपको ये कैसे आया है। फिर ये जो e नेगेटिव है, e नेगेटिव के केस में, अब e नेगेटिव की डायरेक्शन यहाँ पर यहाँ से नीचे की तरफ है। तो जैसे हमने e पॉजिटिव के दो कंपोनेंट्स निकाले हैं, ये जो मैंने रेड एरो से शो किए हुए थे, इसी तरह जब e नेगेटिव के निकालेंगे तो e नेगेटिव का भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। अगर हम इसी पिक्चर को, ये जो दो पिक्चर्स हमने यहाँ पे बनाई हैं, अगर हम इन्हें रोटेट करें 90 के एंगल पे, अब ये जो है लाइन ये ऐसे बनी हुई है, इसको हम अगर ऐसे शो कर देते हैं 90 के एंगल पे, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो e नेगेटिव है वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, जब हमने इंटरमीडिएट लेवल पे इन टॉपिक्स को पढ़ा था, कोई भी वेक्टर हो a, वेक्टर a का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है वो होता है a cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है वो होता है a sin ऑफ थीटा। तो जो ये आएगा वेक्टर e माइनस, तो e माइनस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, e माइनस कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जिसे ए वाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे e नेगेटिव इक्वल आ जाएगा e नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने ये किया है कि ये फिगर बनाने के बाद ये नाम मैंने यहाँ पे दर्ज किए हैं। अब जब इसको दोबारा यहाँ पे दर्ज करेंगे तो ये e नेगेटिव कास थीटा ये बेसिकली किधर था, यहाँ पे, और ये e नेगेटिव साइन थीटा बेसिकली किधर था, इस पॉइंट पे वो बना हुआ था। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा किए, इसका और कोई मकसद नहीं है। असल ट्रायंगल हमारी कौन सी है, ये वाली। इसी तरह जो ये वाली ट्रायंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल को भी 90 के एंगल पे रोटेट कर देते हैं तो ये वाला एंगल थीटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसके नीचे आने के बाद दोबारा से देखें, यहाँ पे e पॉजिटिव जो असल हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो यहाँ पे, उसी तरह से जैसे हमने इसको हल किया है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, e पॉजिटिव इक्वल्स टू e पॉजिटिव काज ऑफ थीटा, और दूसरा आएगा e पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। और इन्हीं वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया दोबारा से। अब देखें जो असल हमारे कंपोनेंट्स आ रहे थे वो कौन से थे, ये जो ऊपर मैंने दो बनाए हुए। इन दो कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से, एक ये वाला है e नेगेटिव साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इस तरफ। एक ये वाला है e पॉजिटिव साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इसके ऑपोजिट।
जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है उतनी इसकी मैग्नीट्यूड है। वो कैसे? यहाँ पर जो है ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड थी वो सेम थी, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। ई नेगेटिव एक दूसरे के और ई पॉजिटिव एक दूसरे के इक्वल, जितना साइन थीटा होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैंसल आउट ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे, एक हमारा क्या आ रहा था, ई नेगेटिव साइन थीटा, और दूसरा हमारा है माइनस ई नेगेटिव साइन थीटा। अब ये हमने यहाँ पे किया क्या, हमने यहाँ पे सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया है। अब एक डायरेक्शन हम अगर ये वाली लेते हैं पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा, तो दोनों का रिज़ल्ट आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। कौन सा कंपोनेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बेशक ऊपर था बेशक नीचे था, अब यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे की तरफ है, तो हमारा जो फिगर के लिहाज से आ रहा था उसका जो कंपोनेंट है वो भी किधर है, वो फाइनल वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो किसके अलॉन्ग होगी, सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस के अलॉन्ग। तो जी एक्सिस के ऊपर जो दो कंपोनेंट्स बच रहे हैं वो है एक ई पॉजिटिव काज ऑफ थीटा प्लस दूसरा है ई नेगेटिव काज ऑफ थीटा। ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से है कि अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स हों तो उनको आप प्लस करते होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों अब ई नेगेटिव ई पॉजिटिव वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। यहाँ पर हम सिंपली ई भी लिख सकते हैं, ई काज ऑफ थीटा प्लस ई काज ऑफ थीटा, ये हो जाएगा 2e काज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमने पीछे नोट की थी उसको दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे, काज ऑफ थीटा। अब काज ऑफ थीटा हमने कैसे फाइंड आउट करना है, काज ऑफ थीटा को निकालने के लिए दोबारा से हम यहाँ पर देखें कि काज ऑफ थीटा निकालना था। हम ये वाली ट्राइंगल वो हमने यहाँ पे बनाई, इस ट्राइंगल को हमने 90 के एंगल पे रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अब अगर हमने काज ऑफ थीटा निकालना हो तो ट्राइंगल में जिसमें एंगल 90 का भी आ रहा हो तो उसमें अगर आपने काज ऑफ थीटा निकालना है तो वो इक्वल होता है ट्राइंगल की बेस और ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है। अब जो बेस है वो क्या है, d/2, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, सिंपल r। तो जब r की मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। अब यहाँ पर r स्क्वायर आना चाहिए था वो उस फार्मूला के लिहाज से, लेकिन जहाँ पे सिंपल r चाहिए तो ये इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो काज ऑफ थीटा हमारा क्या आएगा, d/2 ओवर x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। हम ये वाली जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहाँ दर्ज करेंगे। हम काज ऑफ थीटा की मैग्नीट्यूड जब यहाँ पे दर्ज करेंगे तो काज ऑफ थीटा की दर्ज करने से आएगा d/2 x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये वाला जो है स्क्वायर रूट उसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो e की वैल्यू हमने प्रीवियस लिखी थी वो थी k³ ओवर r स्क्वायर, k³ ओवर r स्क्वायर। अब r स्क्वायर की जगह दोबारा से हम उसी ट्रायंगल को यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये दोबारा से x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा k/d नीचे की वैल्यूज़ में। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 1/2। तो ये दोनों जो हैं वो ये वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, जब पावर्स को ऐड करेंगे तो 1 और 1/2 इसका आंसर आएगा 3/2। ऊपर की जो वैल्यू थी Q इंटू डी, तो Q इंटू डी की जगह हम P लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, तो KP ओवर। अब जो नीचे की वैल्यूज़ हैं, अगर हम नीचे की वैल्यू में से एक्स स्क्वायर को सिंपली निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर को जब हम यहाँ से निकालेंगे, जब हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू आपको, ये स्टेप आपको आना भी चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर जब इसमें से कॉमन आएगा इस पूरी वैल्यू में से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल गया, यहाँ पर रह गया 1, और जब इसमें से हम निकालेंगे तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, वो नीचे वाली वैल्यू में आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर था तो ये एक्स का स्क्वायर, ये नीचे वाली वैल्यू उसकी बन जाती है। ये स्टेप आपको आने चाहिए मैथमेटिक्स के, कि जब किसी भी पावर वाली वैल्यूज़ में से आपने किसी एक वैल्यू को निकालना हो तो आप कैसे उसको कॉमन लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये होल पावर क्या थी 3/2, तो उसकी पावर आ जाएगी 3/2। यहाँ पर जो असल था यहाँ पर 1,
d/2, 2 के साथ x आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और सारे की पावर थी 3/2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x की पावर 3। अब जो यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है, अगर हम इसको देखें, अगर तो ये वाला जो डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो कि उसके मुकाबले में ये वाला जो d है वो ना होने के इक्वल हो। मतलब ये वाला जो x है कि डाईपोल से पॉइंट P का फासला, जहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा लेंथ पे हो कि वो लेंथ इस लेंथ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो, यानी ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन d ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब d ऑलमोस्ट हम इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे या x को ग्रेटर देन लिखेंगे, तो जब नीचे की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ऊपर का आंसर वैसे ही कम से कम आता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1, और फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा kp/x³। अब k जो है ये कांस्टेंट, p जो है ये q/d यानी उसकी चार्जेस की वैल्यू और डिस्टेंस उनके दरमियान कितना है, और x जो था वो उस डाईपोल से कितने डिस्टेंस, कितने पॉइंट p के फासले पर वो जिस्म मौजूद है उसका क्यूब। तो आज का टॉपिक में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाईपोल को हम क्यों यूज़ करते हैं, और एंड पे हमने किसी एक पॉइंट P पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम की कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बन रही थी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।